रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपने बेटे अरुण की शादी करके अपनी नई नवेली बहू सोना को घर लाई थी। सोना ने घर में आते हुए एक बेहद ही सुंदर सी लाल साड़ी पहनी थी, जिसे देखकर कांता की पड़ोसन माला बोलती है, बहू तेरी ये लाल साड़ी तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन डिजाइन पुराना है। अरे क्या माला, तू भी ना बहू को घर में ही नहीं आने दिया और उसकी साड़ी पर नजर आ गई तेरी। अब इतनी सुंदर लग रही है तो क्या करूं? आंटी जी, ये साड़ी मेरी माँ की है। मेरी स्वर्गवासी माँ की एक इकलौती निशानी है। उन्होंने मेरे लिए ही ये साड़ी रखी थी। सही है बहू, तेरी माँ को तेरी कितनी फिक्र थी कि जाते जाते भी अपनी बेटी को अपनी निशानी देना नहीं भूली। अब चल कमरे में जाकर आराम कर। कांता अपनी बहू को आराम करने कमरे में भेज देती है और फिर खुद भी घर के बाकी कामों में बिजी हो जाती है। अगले दिन सोना की मुंह दिखाई की रस्म के लिए रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। तभी सोना मुंह दिखाई में भी अपनी माँ की दी लाल साड़ी पहनकर घूंघट लिए सबके सामने आती है और उसको कल वाली साड़ी में देखकर माला कहती है, कांता बहन, अपनी बहू को कोई नई साड़ी तो दे देती मुंह दिखाई के लिए। बताओ, कल शादी में जो पहनी थी वही लाल साड़ी ये यहाँ भी पहन आई। अरे माला बहन, वो इसकी माँ की दी साड़ी है ना, तो इससे ज्यादा ही लगाव है। तुझे मैंने दूसरी साड़ी दी थी ना, तो फिर यही साड़ी क्यों पहन कर आई? माँ जी, मुझे मेरी माँ की ये लाल साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मुंह दिखाई एक खास रस्म होती है, उसमें माँ की ये लाल साड़ी पहननी तो बनती है। मोहल्ले वालों के सामने मेरा मजाक बनाकर मिल गया ना तुझे चैन। कांता अब सबके सामने ज्यादा न बोलकर रस्म को आगे बढ़ाती है और कुछ देर में सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म करके अपने घर चली जाती हैं। उस दिन के बाद से सोना ने अपनी ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसके बाद कांता का भी मुंह दिखाई का गुस्सा शांत हो जाता है। ऐसे ही एक दिन अरुण ऑफिस आता है और आते ही सोना को आवाज देने लगता है, सोना, सोना कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। रसोई से करची लिए सोना बाहर आती है और अरुण से कहती है, क्या हुआ? क्यों घर सर पर उठा रखा है? अरे बहुत जरूरी बात है, कल शाम मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो तुम एक काम करना, शाम को तैयार होकर वेन्यू पर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। लेकिन मेरा आना जरूरी है क्या? हाँ, ये पार्टी सभी एम्प्लॉइज अपनी अपनी पत्नियों के साथ अटेंड करेंगे, इसलिए तुम भी समय से आ जाना। अच्छा, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। अरुण इतना कहकर कमरे में फ्रेश होने चला जाता है और सोना शाम के खाने की तैयारी में लग जाती है। शाम ढलती है। अगले दिन की शाम को सोना दोबारा से वही लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार होती है और पार्टी में जाने के लिए जैसे ही घर से निकलती है तो गली में खड़ी कांता और माला की नजर सोना पर जाती है और कांता अपनी बहू से कहती है, बहू तूने फिर यही लाल साड़ी पहन ली? अरे तेरे पास अच्छे फंक्शन में साड़ियों का अकाल पड़ जाता है क्या? मैं भी यही बोलने वाली थी कांता। माँ जी, ये लाल साड़ी मुझे पसंद है और ऐसी अच्छी साड़ियाँ खास मौके पर ही पहनी जाती हैं और ये पार्टी खास है। सोना इतना बोलकर वहाँ से पार्टी के लिए निकल जाती है और जब वो अरुण के ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ आई सभी औरतों में उसी की साड़ी भारी सी लाल रंग की थी, जिसे देखकर पार्टी में आए सभी लोग सोना को ही घूरने लगते हैं। तभी अरुण उसके पास आता है और धीरे से उसे साइड में ले जाकर बोलता है, आज भी ये लाल साड़ी? अरे कोई मॉडर्न सी सिंपल साड़ी पहन आती ना, दुल्हन हो क्या? तुम भी ना, यहाँ सबसे अलग लग रही हूँ मैं। तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी सबसे सुंदर दिख रही है पार्टी में। इस लाल साड़ी में खून पीने वाली चुड़ैल लग रही हो और कुछ नहीं। अरुण उस वक्त तो सोना को कुछ नहीं कहता, लेकिन पार्टी से घर आने के बाद वो सोना को बहुत सुनाता है। लेकिन अब सोना समय के साथ लाल रंग के लिए और भी क्रेजी हो गई थी। उसकी सास ने उसे अपनी माँ की लाल साड़ी पहनने से मना किया था, इसीलिए वो मार्केट से अलग अलग डिजाइन की लाल रंग की कई साड़ियाँ ले आती है और रोज रोज अब लाल रंग की साड़ी पहनने लगती है। जिस पर एक शाम हॉल में बैठे अरुण और कांता सोना से कहते हैं, तुमको तुम्हारी माँ की लाल साड़ी पहनने से मना किया तो तुमने अलग अलग डिजाइन की लाल साड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। बेटा, ये पिछले जन्म में कोई खून पीने वाली चुड़ैल होगी, जब इसको लाल रंग बहुत पसंद है। आप लोगों को ना जाने क्या ही दिक्कत है। अब तो मैं अपनी माँ की लाल साड़ी नहीं पहन रखी है ना, फिर भी टोकना बंद नहीं करेंगे। और हाँ, अब मेरी अलमारी में लाल साड़ियाँ ही हैं, इसलिए मैं तो पहनूंगी ही। सोना अपनी जिद की पक्की थी और उसने अपनी अलमारी को लाल रंग की साड़ियों का गोदाम बना रखा था, लेकिन उसको कोई दूसरे रंग की साड़ी ना रखना भारी पड़ने वाला था, क्योंकि कुछ दिनों बाद मोहल्ले की पड़ोसन विमला की जवान बहू की बीमारी से मौत हो गई थी, जहां पूरा मोहल्ला सफेद कपड़ों में विमला के घर पर शोक मनाने आया था।
तो वहीं सोना वहाँ पर लाल रंग की साड़ी पहनकर आती है। उसे देखकर शोक सभा में आए सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी विमला कहती है, यहाँ किसी की शादी का फंक्शन नहीं बल्कि मेरी बहू की शोक सभा है। तुझे इतना भी नहीं पता कांता की बहू कि शोक सभा में कैसे कपड़े पहन कर आने होते हैं। आंटी जी, मेरे पास सारी लाल साड़ियाँ हैं, इसलिए मेरे पास कोई और रंग कपड़े पहनने के आगे का कोई विकल्प भी नहीं था। वैसे भी जाने वाले को कौन सा पता है कि शोक सभा में कौन किस रंग के कपड़े पहनकर बैठा है। कांता की बहू, अपनी जुबान पर लगाम दे और जा यहाँ से। तेरी जैसी की प्रार्थना नहीं चाहिए मेरी मरी हुई बहू को। विमला सोना को सुना ही रही थी और कांता जो उसके पीछे से ही आ रही थी, ये सब सुनकर वापस उल्टे पांव घर लौट जाती है और घर जाकर अपनी बहू के आने पर उसको सुनाते हुए कहती है, मिल गया चैन बहू तुझे। अरे मोहल्ले में शोक सभा थी, तेरी मौसी का रोका नहीं जो ये लाल साड़ी पहन कर गई, और तुझे तेरी माँ की लाल साड़ी पहनने से मना क्या किया? तूने तो सारी साड़ियाँ लाल ही ले ली अपनी। अपने पसंद का रंग पहनना गुनाह तो नहीं है ना माँ जी, इसलिए मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। और रही बात शोक सभा की, तो वहाँ जाने से पहले ये बोला नहीं था कि सफेद रंग के कपड़े पहनकर आना या काले रंग के पहनकर आना। सोना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके ये बात दरवाजे पर खड़ा अरुण सुन लेता है, जो अंदर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब सोना का ये लाल रंग की साड़ी पहनना बहुत ज्यादा हो गया है, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा, मेरे पास एक आइडिया है। कांता और अरुण मिलकर सोना की लाल साड़ियों का क्रेज निकालने के लिए एक तरकीब लगाते हैं और रात रात में सोना के सोने पर पूरे घर के लाइट्स के बल्ब बदलकर लाल रोशनी के बल्ब लगा देते हैं। अगली सुबह जब सोना की आंख खुलती है तो उसके कमरे की रोशनी लाल रंग की थी। ये देखकर वो अपने बगल में सो रहे अरुण को उठाकर कहती है, अरुण जी, जरा देखो ना ये बल्ब को क्या हुआ, लाल रोशनी बिखेर रहा है। अरे पागल हो क्या, सब सही तो है। लाल साड़ी पहन पहन कर आंखें खून से भर गई हैं तुम्हारी, सोने दो मुझे। अरुण अब दोबारा सो जाता है, लेकिन सोना नाश्ता बनाने के लिए उठती है और जब घर के बाकी हिस्सों में जाती है तो वहाँ भी लाल रंग की रोशनी फैली थी। अब सोना को डर लगने लगता है। पूरे घर में फैली लाल रंग की रोशनी के कारण उसको अपनी लाल साड़ियाँ नजर आने लगती है, जिसके लिए वो कमरे में जाकर अपनी सारी लाल साड़ियों को निकालते हुए कहती है, ये लाल रंग मेरी आँखों के और रंगों को मार रहा है। मैं ऐसी नहीं होना चाहती, मुझे और रंग भी चाहिए। सोना अपनी लाल साड़ियों को जलाने के लिए जा ही रही थी, तभी कांता वहाँ आकर उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही है इन साड़ियों को लेकर? माँ जी, जलाने। अब मैं और लाल साड़ी नहीं पहनूंगी। पैसा बर्बाद करना आता है बस। फ्री की आई है ना साड़ियाँ, जाकर इनको ड्राई करवा कर दूसरे रंग की बनवा लियो। जलाने जा रही है महारानी। अरे हाँ माँ जी, ये अच्छा आइडिया है। सोना अपनी माँ की लाल साड़ियों को छोड़कर सभी साड़ियों को अलग अलग रंग में रंगवा लेती है, जिसके बाद वो लाल रंग की साड़ी पहनती भी तो कभी कभी और बाकी रंगों को भी बाकी महत्व देती। मानव अपनी गर्लफ्रेंड शांति के साथ बाइक पर कॉलेज जा रहा होता है। जैसे ही दोनों बाइक से उतरते हैं, तभी पीछे से एक दिशा नाम की नई लड़की कॉलेज में आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो बस दिशा को देखता ही रह जाता है। तभी शांति मानव के सर पर मारते हुए कहती है, क्या है, कहाँ देख रहे हो? मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी आंखें निकाल कर ना मैं कंचे खेलूंगी। चुपचाप चलो। अरे पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बोलती हो? हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ ना। ओहो मेरी डार्लिंग, अब चलो, लेट हो रहा है क्लास के लिए। दोनों अंदर जाते हैं और क्लास ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद लंच टाइम में सभी लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ऐसे में मानव का दोस्त कबीर बोलता है, हाय, तुम नई हो ना कॉलेज में? हाँ जी। नाम क्या है तुम्हारा? दिशा। दिशा? अरे दिशा नाम से तो बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। अच्छा जी। वैसे तुम नई हो तो कोई दोस्त भी नहीं होगा तुम्हारा? हाँ जी। तो वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? एक हफ्ते बाद मेरी और शांति की शादी है, तो तुमको भी आना होगा। वेन्यू कहाँ है? कृष्णा होटल। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। ऐसे ही एक हफ्ते के बाद कृष्णा होटल में शांति और मानव की शादी की तैयारियां चल रही होती है। तभी शांति के फोन पर किसी का फोन आता है और जैसे ही वो फोन उठाती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी मानव और शांति और बाकी सभी लोग भागकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां शांति डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? कुछ भी कहना मुश्किल है, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका। प्लीज डॉक्टर, कैसे भी करके मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। शांति,
चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा पापा को। किसकी नजर लग गई आखिर हमारी खुशियों को? कोई बात नहीं पागल, आज बुरे दिन है तो क्या हुआ, कल अच्छा भी होगा, सब ठीक होगा। ऐसे ही मानव और शांति दोनों हॉस्पिटल में रात को रुक जाते हैं और ज्यादा रात होने के कारण दोनों की आंख लग जाती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं और शांति और मानव से कहते हैं, सॉरी, हम आपके पापा को नहीं बचा पाए। पापा क्यों रूठ गए आप हमसे? संभालो शांति अपने आप को। इस तरह शांति अपने पापा का अंतिम संस्कार कर देती है। समय बीतता जाता है। शांति भी पापा के जाने के बाद से सदमे से बाहर आने लगती है। इसमें मानव उसकी बहुत मदद करता है। कभी उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता है, कभी मूवी दिखाने, उसके साथ बैडमिंटन खेलता है, गेमिंग करवाता है, उसके साथ नाइट आउट्स पर जाता है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है। और एक दिन दिशा मानव को फोन करके उससे कहती है, हेलो मानव, क्या तुम मुझे एक एड्रेस पर ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, कब जाना है? अभी 10 मिनट में। ओके, अभी आया। थोड़ी देर के बाद मानव बाइक से उसको उसके बताए हुए एड्रेस पर छोड़ देता है और तब वो उससे बोलता है, अरे ये तो एक रेस्टोरेंट है, तुम्हें यही आना था क्या? वो मेरा मतलब है कि अंदर चले? मैं? हाँ जी तुम। अच्छा ठीक है। मानव और दिशा दोनों एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर के बाद मानव वॉशरूम चला जाता है। तभी दिशा मौका देखकर मानव का फोन साइलेंट कर देती है। वॉशरूम से मानव भी आ जाता है। दोनों बैठकर बातें करते हैं और जूस वगैरह पीने लगते हैं। तभी शांति मानव को फोन करती है, मगर मानव उसका फोन नहीं उठा पाता क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर जो था। थोड़ी देर के बाद मानव और दिशा वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही शाम को शांति मानव को फोन करके कहती है, हाँ मानव, क्या चल रहा है? कब से फोन कर रही हूँ, क्या तुम्हें अपने फोन की घंटी सुनाई नहीं देती? अरे यार, दिशा के साथ था मैं और पता ही नहीं लगा कि कब तुम्हारा फोन आया। पता कैसे चलेगा? साथ में तो उसके थे, सारा ध्यान तो उस पर ही लगा होगा। पागल हो गई हो क्या? आज बताओ मुझे तुम, क्या चल रहा है तुम्हारा और उसका? यार उसमें एक अलग ही कशिश है कि मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया। मानव और शांति के बीच दरार आ जाती है। साथ ही शांति मानव से बात करना, उससे मिलना सब कुछ बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन मानव के घर दिशा आती है और उससे कहती है, मानव क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ। मानव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल हो क्या? इतने में मानव के घर शांति भी आ जाती है। दिशा और मानव को यूं बातें करता हुआ देखकर वो वहीं पर छुप जाती है और उनकी सारी बातें सुनने लगती है। तभी दिशा मानव से बोलती है, तुम मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी दिशा हूँ। अरे क्या बोल रही हो? सुनो फिर। आज से 5 साल पहले मानव और दिशा एक ही कॉलोनी में थे। दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। मन ही मन दिशा मानव को बहुत प्यार करती थी। वो उसे लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर पोजेसिव थी। उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होता था कि मानव की तरफ कोई भी लड़की आंख उठाकर देखे। ऐसे ही वैलेंटाइंस डे वाले दिन दिशा मानव के सामने रोजेस लिए उससे कहती है, मानव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे यार पागल हो गई हो क्या तुम? दोस्ती से बढ़कर और प्यार से कम है ये हमारा रिश्ता। मानव प्लीज मान जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और ना ही तुम्हें किसी और के साथ देख सकती हूँ। अरे यार जाओ तुम। इतना बोलकर मानव वहाँ से चला जाता है और दिशा फुल स्पीड में अपनी गाड़ी लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। बहुत ज्यादा स्पीड तेज होने की वजह से उसकी कार एक खाई में गिरती है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मानव को आस पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि दिशा अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ ही समय के बाद दिशा एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मानव इस खबर से बिल्कुल अनजान होता है। साथ ही दिशा का चेहरा भी पूरी तरह से खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है और उसे एक नया चेहरा मिलता है। इसी तरह ठीक होने के कुछ सालों के बाद वो मानव के ही कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है और अपनी पहचान को छुपाते हुए मानव से मिलती है। दिशा, तब भी तुम्हारा प्यार एक तरफा था और आज भी एक तरफा है। मानव आज भी मुझसे प्यार करता है। हमारी शादी होने वाली है। मानव मेरा है
और ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। जैसे पहले रोकी थी वैसे ही अब भी रोकूंगी। पहले कैसे रोका? तेरे बाप को रास्ते से हटाकर। कितनी स्वार्थी लड़की हो तुम, अपने मतलब के लिए एक निर्दोष को मार डाला। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और तुमको गिरफ्तार करवाता हूँ। अरे तुम जैसी लड़की के साथ रहने से अच्छा है मैं मर जाऊँ। अगर तुम यही चाहते हो तो यह भी ठीक है, मैं गिरफ्तार भी खुशी खुशी हो जाऊंगी। पर मानव, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मानव पुलिस को कॉल करके दिशा को गिरफ्तार करवा देता है। सलाखों के पीछे जाने के बाद दिशा को अपनी गलती का एहसास होता है। इसी तरह वक्त बीतता जाता है और कुछ ही महीनों के बाद मानव और शांति बड़ी ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं दिशा अपनी सारी जिंदगी पछतावे में बिताती रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू की अनकही दास्तां? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।